नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली चुनाव के बीच सीएजी रिपोर्ट पर मचे घमासान की, चुनाव आयोग पर उठे सवालों की। देखेंगे बिहार की सियासत में जारी शहमात के खेल को, बीजेपी नेता के विवादित बयान से मचे बवाल को। जानेंगे कैसे आग के सामने बेबस हो रहा सुपर पावर देश अमेरिका। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे क्यों ट्रंप के शपथ समारोह में पीएम मोदी को नहीं दिया गया न्योता। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ में शामिल होने अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, पीएम मोदी ने भी दी बधाई। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को बीपीएससी ने भेजा नोटिस, 7 दिन में करप्शन का आरोप साबित करने को कहा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। बिहार में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बड़ा ऐलान, 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों के समर्थन में 12 जनवरी को बिहार बंद का किया आह्वान। पीएम मोदी के पॉडकास्ट पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कसा तंज, कहा प्रधानमंत्री की प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही सरकार। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली में चुनाव से पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल शीश महल के बाद अब शराब घोटाले को लेकर सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें तमाम खुलासे और दावे किए गए हैं, जिसे आपने बीजेपी की साजिश करार दिया है। ऐसे में बीजेपी और आप आमने सामने आ गए हैं, तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच शराब नीति को लेकर कथित घोटाले ने तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे ने दिल्ली में चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक 25 दिन पहले दिल्ली में शराब नीति को लेकर सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट लीक हो गई, जिसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने के साथ साथ कई तरह के दावे और खुलासे किए गए हैं। दरअसल दिल्ली में 2021 में नई शराब नीति लागू की गई थी। इसमें लाइसेंस आवंटन को लेकर कई सवाल खड़े हो गए, जिसके बाद नीति वापस लेनी पड़ी। इसी मामले पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके चलते वो जेल भी गए। हालांकि अब दोनों नेता जमानत पर बाहर हैं। आपको बता दें, इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। बीजेपी का दावा है कि रिपोर्ट सीएजी की है, तो वहीं आप की तरफ से इसे नकारा जा रहा है। फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई उसमें बताया गया है कि शराब नीति में काफी गड़बड़ियां थी, जिनमें लाइसेंस देने में खामी भी शामिल है। इसके साथ ही आप लीडर्स को कथित तौर पर घूस के जरिए फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुवाई कर रहे थे, उनमें एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया गया था। कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दे दी थी और कई अहम फैसलों पर तब के उपराज्यपाल को मंजूरी नहीं ली गई थी। आपको बता दें, सीएजी रिपोर्ट को अभी दिल्ली विधानसभा में रखा जाना है, लेकिन उससे पहले ही इस पर राजनीति जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। बीजेपी इस पर दावे के साथ ही आप सरकार पर हमलावर हो गई, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के दावों पर सवाल उठाते हुए पूछा, ये कैग रिपोर्ट कहाँ है? ये दावे कहाँ से आ रहे? क्या ये रिपोर्ट बीजेपी दफ्तर में दाखिल की गई? उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके, क्योंकि एक तरफ दावा कर रहे हैं कि सीएजी रिपोर्ट अब तक पेश नहीं की गई, दूसरी तरफ इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में सियासी तपिश और ज्यादा बढ़ गई है। आप और बीजेपी में सियासी हमलों का दौर जारी है। वोटर लिस्ट को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। आप शुरू से ही बीजेपी पर वोट काटने और वोटर लिस्ट में तब्दीली के गंभीर आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में आप नेता संजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री चुनाव आयोग के आग में धूल झोंक रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शनिवार सुबह भाजपा पर विधानसभा चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली के बाहर से लोगों को लाकर उनके वोटर आईडी बनवा रही है। उन्होंने कहा, इस धांधली में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद भी शामिल है। इतना ही नहीं, वोटर लिस्ट को गंभीर मुद्दा बताते हुए संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, भाजपा चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंक रही है। भाजपा चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी फ्रॉड, चुनावी घोटाले और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हेरफेर करती है, इस बात का खुलासा करने जा रहा हूं। और इस काम में कोई सामान्य व्यक्ति शामिल नहीं है, याद रखिएगा। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बड़े बड़े लोग जिनका नाम आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे।
और आप ये समझ लेंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंककर भारतीय जनता पार्टी और इनके केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके आंख में धूल झोंक रहे हैं, उनके साथ चुनावी घोटाला और फ्रॉड कर रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने कहा कि भाजपा नेता पहले सांसद थे, अब वो सांसद नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा कर बैठे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर संजय सिंह ने एक डॉक्यूमेंट दिखाकर दावा किया कि प्रवेश वर्मा ने बंगले के पते पर 35 वोटर ID बनवाने की एप्लीकेशन दी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, कमलेश पासवान, भाजपा सांसद जयप्रकाश हरदोई ने भी दिल्ली में अपने अपने बंगले पर 25 से ज्यादा वोटर ID बनवाने की एप्लीकेशन दी है। संजय सिंह ने कहा कि ऐसे फ्रॉड करके ही मोदी चुनाव जीतते हैं। ये तरीका है आपका चुनाव लड़ने का, ये चुनावी फ्रॉड आप कर रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी, वहीं 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हालांकि चुनाव से पहले ही वोटर का मुद्दा गरमाया हुआ है और जहां बीजेपी आप पर बुरी तरह से हमलावर हो गई है। ऐसे में ये मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग इस पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि चुनाव आयोग पिछले काफी वक्त से सवालों से घिरा हुआ है। बिहार में विधानसभा चुनाव और नीतीश कुमार की पलटी को लेकर चल रही सियासी उठापटक के बीच वही हुआ जिसका विपक्ष को अंदाजा था। दरअसल राज्य में चुनाव से पहले ईडी की एंट्री हो गई है और ईडी का हमला लालू यादव के करीबी पर हुआ है। ऐसे में लालू यादव और नीतीश की बढ़ती नजदीकियों के बीच इस कदम को बीजेपी की बौखलाहट के तौर पर देखा जा रहा है। तो बिहार में चुनाव से पहले क्या है बीजेपी का सियासी खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में जारी सियासी गहमागहमी और नीतीश कुमार के बीजेपी का साथ छोड़ने की खबरों के बीच ईडी की एंट्री हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू प्रसाद यादव के करीबी विधायक आलोक मेहता के घर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बीते दिन सुबह सुबह पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक के घर छापा पड़ा। जानकारी के मुताबिक ईडी ने आरजेडी विधायक के 16 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला वैशाली कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की जांच की जा रही है। साथ ही वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी के आरोप के तहत भी एक्शन लिया गया है। बिहार के साथ ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी की गई। ऐसे में ईडी की इस कार्रवाई को बीजेपी का डर बताया जा रहा है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में खबरें थी कि जल्द ही नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव की मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात लालू यादव के गठबंधन में ऑफर दिए जाने के बाद होनी थी। हालांकि बीजेपी को जैसे ही इसकी भनक लगी, तुरंत ईडी को भेज दिया। आपको बता दें, आलोक मेहता की गिनती आरजेडी के कद्दावर नेताओं में की जाती है। इसी के साथ वो लालू यादव के बेहद करीबी नेताओं में शुमार किए जाते हैं। बिहार में जब जब गठबंधन की सरकार बनती है, तब तब आलोक मेहता सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा वो पार्टी में कई अहम पदों पर भी काम कर चुके हैं। आलोक मेहता उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से राजद से सांसद भी रह चुके हैं। आलोक मेहता की गिनती राज्य के मंझी हुए राजनीति के रूप में भी की जाती है। ऐसे में ईडी की इस कार्रवाई पर कई तरह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात की खबरों से बीजेपी क्यों इतना डर गई है। बहरहाल बिहार में राजनीतिक संकट लगातार बना हुआ है। वहीं संकट के बीच नीतीश कुमार का शहमात का खेल भी जारी है। आज मुख्यमंत्री अपनी प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के लिए दरभंगा दौरे पर निकल गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स जबरदस्त तरीके से ऑन है। जहाँ एक तरफ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो बिहार की जनता को साधने में लगे हुए, तो एक तरफ बीजेपी में अपनी पलटी मारने की खबरों से माहौल भी बनाया हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति किस तरफ मोड़ लेती है। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार ईवीएम का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। विपक्ष लगातार ईवीएम में धांधली के आरोप लगाता रहा है, जिससे राज्य में सियासी पारा अब तक शांत नहीं हुआ। वहीं इस बीच बीजेपी नेता नीतीश राणे के ईवीएम पर विवादित बयान से बवाल मच गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने शुक्रवार को मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान दिया। महाराष्ट्र के सांगली की सभा में बीजेपी नेता ने ईवीएम की आड़ में खास समुदाय के लोगों को निशाना बनाते हुए अपशब्द कह दिए, जिसके बाद सूबे की सियासत में बवाल मच गया। दरअसल सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा, हम ईवीएम की वजह से चुनाव जीते हैं और इससे कभी नहीं इनकार किया। विपक्ष ईवीएम का मीनिंग नहीं समझा, इसका मतलब है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। बीजेपी नेता के विवादित बोल यही नहीं रुके। इसके आगे नीतीश राणे ने कहा, चुनाव जीतने के लिए हमें मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। मैं मुस्लिम समुदाय के पास वोट मांगने नहीं गया था। मैंने उनसे कहा कि तुम जो चाहो करो, लेकिन इस बार हिंदू जागरूक है और उन्होंने हमें जिताया है। मैं कट्टर हिंदू नेता हूं और मैं हमेशा उनके प्रति आलोचनात्मक रहा हूं, इसलिए उन्होंने मुझे हराने की योजना बनाई। मुझे हराने के लिए सऊदी और मुंबई से फंडिंग भी जुटाई गई, लेकिन हिंदू उनके सामने नहीं झुके। ऐसे में नीतीश राणे के बयान ने राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। इस पर शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
नीतीश राणे ने संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली है। कुछ लोगों को हिंदू मुस्लिम करने के लिए रखा है। वहीं बीजेपी नेता के बयान से विवाद इतना बढ़ गया कि एनडीए के खुद के सहयोगी दलों के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि नीतीश का बयान गलत है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, हमारे देश में इस तरह की बात काफी चौंकाने वाली है। हमें वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम के मूल पाठ को समझना होगा। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी को अपने लोगों को कंट्रोल में करना चाहिए। आपको बता दें, बीजेपी नेता नीतीश राणे अक्सर मुस्लिमों के प्रति विवादित बयान देने के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में 29 दिसंबर को भी नीतीश राणे ने केरल और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की वायनाड से जीत को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि केरल मिनी पाकिस्तान है। हालांकि ईवीएम के बहाने मुस्लिमों को लेकर दिए बयान से नीतीश राणे निशाने पर आ गए, जिससे बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ गई, क्योंकि पहले ही महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में ईवीएम पर इस तरह के बयान ने और ज्यादा मुद्दे को गर्म कर दिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस हफ्ते की शुरुआत में भड़की जंगल की आग हॉलीवुड का गढ़ कहे जाने वाले लॉस एंजलिस तक पहुंच गई। जंगल की आग ने लॉस एंजलिस शहर में जमकर तबाही मचाई हुई है, जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश आग बुझाने में नाकाम क्यों हो गया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी प्रांत कैलिफोर्निया के दक्षिण हिस्से में भड़की जंगल की आग ने चारों तरफ जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। आलम तो यह है कि धीरे धीरे ये आग इतनी तेजी से फैल रही है कि दुनिया भर में फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर केंद्र कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस को भी चपेट में ले लिया है। लॉस एंजलिस, जिसे दुनिया का एंटरटेनमेंट कैपिटल कहा जाता है, ये भी पिछले 2 दिनों से भयानक आग से जूझ रहा है। यहाँ 1,30,000 से ज्यादा लोगों को आग की वजह से अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा। इनमें हॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां भी शामिल है। दरअसल अमेरिका में जो तूफान पिछले दिनों आया, उसकी हवाएं अमेरिका के पश्चिम तट के बड़े और सूखे इलाके में जंगल में लगी आग को भड़काती चली गई। हवा में उड़ते अंगारों ने एक के बाद एक हजारों घरों को अपनी चपेट में ले लिया और तबाह कर दिया। आग ने 42 वर्ग किलोमीटर इलाके को जलाकर राख कर दिया। वहीं इस घटना में अब तक 11 लोगों की जान भी जा चुकी है। आग लगने की वजह से यहाँ कई इलाकों को बंद भी कर दिया गया है, कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा। अब ऐसे में इन लोगों के सामने रहने और खाने की समस्या भी खड़ी हो गई है। इस बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि खुद को दुनिया की सबसे सुपर पावर देश कहने वाला अमेरिका आग को बुझा पाने में नाकाम क्यों हो गया है। आग रोकने के तमाम उपायों के बाद भी आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। लॉस एंजलिस शहर के पश्चिम में 32 किलोमीटर दूर पर एक समृद्ध समुदाय में कई ऐतिहासिक स्थल, जिसमें ग्रीक और रोमन प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाला शानदार गेटी विला संग्रहालय और मध्य शताब्दी का आधुनिक एम्स हाउस भी आग के खतरे में आ गया है। इसी के साथ लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग ने पूरी दुनिया को डरा दिया है, क्योंकि ये आग गर्मी में न लगकर 12 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ठंड में लगी है। पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था क्लाइमेट काउंसिल की सीईओ अमांडा मैकेंजी ने कहा कि इस आग का कारण जलवायु परिवर्तन है। उन्होंने साफ कहा कि हम जानते हैं कि हम जलवायु संकट में हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो गए हैं कि अमेरिका इसको लेकर क्या कदम उठाता है। तो एक तरफ जहां अमेरिका में तबाही का मंजर कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसको लेकर तमाम वैश्विक नेताओं को निमंत्रण भी दिया जा रहा है, लेकिन इस बीच चर्चा प्रधानमंत्री मोदी को न्योता न दिए जाने की हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार शपथ लेंगे। अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ट्रंप ने कई वैश्विक नेताओं को निमंत्रण भेजा है, जिनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं है। इससे राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। पिछले साल सितंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में आमने सामने थे, तब प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने न्यूयॉर्क गए थे। खबरों के मुताबिक उस समय ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। ट्रंप का मानना था कि मोदी के साथ एक हाई प्रोफाइल मुलाकात से उनकी चुनावी छवि को मजबूती मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान ट्रंप की अप्रत्यक्ष चुनावी बढ़त को कूटनीतिक गलती माना गया था, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से फैसला किया गया कि अमेरिका राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों से दूरी बनाए रखना ही भारत के दीर्घकालिक हित में होगा। अगर मोदी ट्रंप से मुलाकात करते और कमला हैरिस चुनाव जीत जाती, तो भारत अमेरिकी संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। यही वजह थी कि मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात नहीं की। ट्रंप इस बात से नाखुश थे कि मोदी से मुलाकात उन्हें चुनावी फायदा दिला सकती थी, लेकिन भारत ने इससे परहेज किया। हालांकि ट्रंप ने चुनाव जीत लिया और अब एक बार फिर से वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बता दें, ट्रंप ने शपथ ग्रहण के लिए ज्यादातर उन्हीं नेताओं को बुलाया है जो वैचारिक रूप से उनके करीब हैं या जिन्होंने खुलकर उनका समर्थन किया।
प्रधानमंत्री मोदी को न्योता नहीं दी जाने की अटकलों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिसंबर के अंत में अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने ट्रंप प्रशासन की ट्रांजिशन टीम और अन्य उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। वहीं भारत सरकार ने साफ किया कि ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए था। बहरहाल ट्रंप और मोदी के बीच संबंध भले ही अच्छे रहे हों, लेकिन शपथ समारोह में न्योता न दिए जाने की चर्चा जोरों पर की जा रही है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल न होने से क्या प्रभाव दोनों देशों के बीच में देखने को मिलता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।